हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समराइज फॉर्म में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 14 जुलाई 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की थी और उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फ्रांस एक रिपब्लिक हो जाता है। तो पहला सवाल क्लास 10 की एनसीईआरटी में यही से शुरू होता है कि ऐसे कौन से मेजर्स थे जो रिवॉल्यूशनरीज ने लिए थे जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होती है। पहला पॉइंट, फ्रांस में लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए जिसके तहत फ्रांस की सोसाइटी यूनाइटेड हो गई। दूसरा पॉइंट, एक नया ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ। तीसरा पॉइंट, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उसको डिस्करेज करके एक नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच बनाई गई। चौथा पॉइंट, एक नेशनल एंथम बना फ्रांस का। फिफ्थ, जो स्टेट जनरल था उसमें अपॉइंटमेंट्स अभी तक नॉमिनेशन के फॉर्म में होते थे लेकिन अब वहां पर इलेक्शंस होना शुरू हो गए। सिक्स्थ पॉइंट, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप होता है। सेवेंथ, एक यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम ऑफ मेजर्स एंड वेट्स शुरू होता है। और एक आखिरी पॉइंट ये कि फ्रेंच की आर्मीज जो होती हैं वो फ्रेंच आइडियाज को दूसरे देशों में प्रोपोगेट करना शुरू करती हैं। तो फ्रांस में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, डेमोक्रेसी आ गई थी। उनके जीवन में सब कुछ बढ़िया था जब तक इस पर्टिकुलर व्यक्ति की फ्रांस में एंट्री नहीं होती है और वो था नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में वो फ्रांस में एंटर करता है। 1804 में वो अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर करता है और सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है जिसके कुछ गुड पॉइंट्स और कुछ बैड पॉइंट्स भी होते हैं। गुड पॉइंट्स में जैसे कि उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत गजब का कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, प्रिविलेजेस लोगों को यहां पर खत्म कर दिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ ले आया। ये सारे अच्छे काम थे लेकिन कुछ मिली फीलिंग जो थी लोगों के अंदर वो मिक्स्ड हो गई नेपोलियन को लेकर क्योंकि उसने बहुत सारे बैड काम भी कर दिए थे। जैसे कि सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दिया, वुमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिए और लोगों को फोर्स किया कि वो आर्मी को ज्वाइन करे। मिड ऑफ 18 सेंचुरी में आप देखेंगे कि यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, किसी प्रकार की कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोगों के अंदर नहीं थी। तो सवाल यह है कि ये नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन लोगों के अंदर कैसे डेवलप होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यूरोप की सोसाइटी को समझते हैं। यूरोप की सोसाइटी में बेसिकली दो प्रकार के लोग थे। एक तरफ थे एरिस्टोक्रेट्स जिनको हम लोग एलीट क्लास कह सकते हैं, अमीर तबका कह सकते हैं, और एक तरफ थे गरीब वाले लोग, पुअर पीपल, राइट। अब यूरोप में होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक नया क्लास सामने आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास था जैसे कि बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, क्लर्क्स, ये सब लोग थे जिनके अंदर नेशनल यूनिटी आती है। नेशनल यूनिटी का मतलब जहां पर एक तरह से लोगों के अंदर था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म वर्ड जो है वो वर्ड बना है लाइबर से जिसका मतलब होता है फ्री। तो यहाँ फ्रीडम की बात होने लगी थी लोगों के अंदर जो नेशनल यूनिटी की बात कर रहे थे। फ्रीडम मतलब कैसा? पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम जैसे कि वो फ्रीडम जिसमें लोगों को वोट करने का अधिकार हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल्स को राइट्स मिले। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट जो बने वो लोगों के कंसेंट से बने। ये पॉलिटिकल राइट्स लोगों को मिले थे लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ नेगेटिव लूपहोल्स थे जैसे कि जो मेन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। अगर मैं इकोनॉमिक राइट्स की बात करूं तो इकोनॉमिक राइट्स में मार्केट को एकदम फ्री कर दिया गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी हर्डल्स और बैरियर्स थे उसको खत्म करने की बात करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ एट द इनिशिएटिव ऑफ रशिया जिसको हम लोग ज़ॉल्वरिन कहते हैं। ज़ॉल्वरिन के आने से दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक तो ये कि जो ट्रेड बैरियर्स थे वो खत्म कर दिए गए। दूसरा, जो करेंसीज थी अभी तक यूरोप के अंदर लगभग 30 करेंसीज चलती थी उसको घटा के 2 पे ले आया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि 1815 जब आया तो 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू होती है। एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट था, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स यहां पर वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानते थे, जो चर्च को यहाँ पर यकीन करते थे। ठीक है, अब ये जो लोग थे वो मोनार्की लाना चाहते थे। तो जब ये बैटल ऑफ वाटरलू होती है उसमें नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन के हारने की वजह से जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो जीत जाते हैं और एक तरह से लिबरल्स जो हैं वो क्रश हो जाते हैं। जब लिबरल्स क्रश हो जाते हैं तो लिबरल्स जर जाते हैं और लिबरल्स जरते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू खत्म हुई तो वहां पर ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। ट्रीटी ऑफ वियना के दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं। पहला प्रोविजंस की जो भी चेंजेस यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे उसको वापस वैसे ही कर देना, इसका मतलब अनडू द चेंजेस दैट वर डन बाय नेपोलियन बोनापार्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेटलमेंट ऑफ यूरोप। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेटलमेंट ऑफ यूरोप मतलब ये था कि फ्रांस की बाउंड्रीज को लिमिट कर देना। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स लड़ाई को जीत जाते हैं, लिबरल्स हार जाते हैं और यहां पर जब लिबरल्स
लड़ाई हार जाते हैं तो वो काफी डर जाते हैं कि उनको काफी सप्रेस किया जाएगा, और इस वजह से ये सारे लिबरल्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, इटालियन रिवॉल्यूशनरी था जिनका नाम था ग्वासेपी मैज़िनी। वो 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं, जैसे कि यंग इटली मरसाइल में और यंग यूरोप बर्न के अंदर। ये सीक्रेट सोसाइटीज जो होती हैं वो यहाँ पर काम करती हैं अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म। तो मैज़िनी जो होते हैं उनका विजन था कि डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी लेके आओ और अपोजिशन में मोनार्की को खत्म कर दो। यहाँ ड्यूक मैटरनिच ने यही कहा था कि मैज़िनी के लिए ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर। 1830 से 1848 के फेज को हम लोग एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के नाम से पढ़ते हैं। कंजर्वेटिज्म ने अपनी लड़ाई जीत ली थी और अब वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू कर चुके थे। उनकी लड़ाई पर अब सिर्फ लिबरलिज्म के साथ नहीं रह गई, क्योंकि लिबरलिज्म अब एसोसिएट हो गया था नेशनलिज्म के साथ। इसी वजह से आप देखेंगे आगे चल के कि बहुत सारे अलग अलग एरियाज में नेशनलिज्म के रेवोल्यूशंस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑटोमन एम्पायर एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 की। ये सबसे पहला अपीवल था जिसके तहत 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स ने जो बुरबॉन किंग्स को रिस्टोर